कैसे हैं भाई आप सभी। तो अपन बात कर रहे हैं जुलाई मंथ में जितने भी पेपर हुए हैं उसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। मैथ और जीएस सॉल्यूशन कर रहे हैं हम लोग, है ना। आज बात करेंगे मैथ सेक्शन की। और इससे पहले पीजीटी का एक पेपर कर लिया है हमने और 20 क्वेश्चन असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट के कर लिए हैं। और आज 20 क्वेश्चन और करेंगे और असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट का पेपर कंप्लीट हो जाएगा। ये पेपर कब हुआ था? 14 जुलाई 2024 को ये पेपर हुआ था। सेकेंड शिफ्ट का अपने पास पेपर है, ठीक है। किसी को इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। जितनी भी पीडीएफ आती है अपने पास सारी वहीं शेयर हो जाती हैं, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की और देख लेते हैं। साथ के साथ मैं बता दूं ये क्लास पूरी की पूरी बाइलिंगुअल होगी। तो जो आपका बैरियर था कि हिंदी में होनी चाहिए, इंग्लिश में होनी चाहिए, जो भी आप लोगों की कमेंट्स थी, ठीक है, तो मुझे नहीं लगता आप किसी को कोई दिक्कत होगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया गया है। कह रहा है एक संख्या में क्रमिक रूप से 50% की वृद्धि करने की बजाय 50% की कमी हो जाती है, परिणामी मान अभिष्ट सही मान का कितना परसेंट है, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1, देखो क्रमिक रूप से 50% की वृद्धि का क्या मतलब है। जैसे हमने माना इनिशियली 100 रहा होगा, 100% माना हमने, 50% की वृद्धि का मतलब 150%, परसेंट का साइन हटता है तो नीचे 100 आ जाता है, ठीक है। फिर से 50% की वृद्धि, देखो क्रमिक वृद्धि बोली है तो इसका मतलब 2 बार रखेंगे। सक्सेसिव का मतलब ही क्या होता है? 2 बार, ठीक है। तो यहाँ 100 से 100 काट दिया हमने, इससे इसको काटा, इससे इसको काटा, ठीक है। तो आ गया हमारे पास कितना? 225 कैलकुलेट करने के बाद आ गया। बात सही है। चलिए अब क्वेश्चन में आगे क्या कहा गया है। कह रहा है कि इसमें 50% की कमी हो जाती है। कह रहा है अगर इसमें 50% की कमी हो जाती है, 50% की कमी का मतलब है, देखो 100 पे माइनस करते हैं, जैसे 50 की वृद्धि हुई थी तो हमने 150 लिखा, समझ रहे हो मेरी बात को। अगर कमी हो रही है तो 100 में से घटाएंगे, 100 पर ही प्लस करते हैं हम लोग, ठीक है, बटे में 100। 100 से 100 चला गया, हमारे पास बचा कितना? ये 50 बचा, ठीक है। परिणामी मान अभिष्ट मान का कितना परसेंट है? कह रहा परिणामी मान अभिष्ट मान का कितना परसेंट है। तो ये 50 जो है 225 का कितना परसेंट है? तो 25 दूनी 50, 25 निम्न 225, ये आ जाएगा हमारे पास कितना? 200/9। 200/9 को काटोगे तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 0.22% अप्रॉक्स आप लोगों का जाएगा। बात क्लियर है। तो ये रही बात अपनी क्वेश्चन नंबर 1 की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और 20 क्वेश्चन जो थे इसके पहले इजी थे, अब जो है ये ठीक ठाक क्वेश्चन, ठीक ठाक इन द सेंस एवरेज क्वेश्चन कह सकते हो आप लोग। अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको, 4-5 तो मिलेंगे कम से कम, जो फर्स्ट टाइम में नहीं होंगे अगर आपने पहले नहीं किए तो, ठीक है। होंगे तो टाइम लगेगा, खैर कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया है हम लोगों को। कह रहा है यदि एक बेलन की त्रिज्या में 30% की कमी हो जाती है तो बेलन की ऊंचाई कितने प्रतिशत बढ़ाई जानी चाहिए ताकि बेलन का आयतन समान रहे। बात क्लियर है। चलिए देखो, तो देखो 30% की कमी हो जाती है। 30% की कमी होने का मतलब क्या है यहाँ पर? 30%, 30/100। भाई अगर हम इसके फ्रैक्शन वैल्यू की बात करेंगे तो आप लोग कहेंगे जी ये आ गया 3/100, 3/10, 3/10 आ गया। भाई 30/100 को काटा तो 3/10 आ सकता है ना। तो इसका मतलब 10 थी और 3 इसमें से कम हो गई, तो इसका मतलब बची कितनी हमारे पास? 7/10। भाई पहले 10 थी ना, 3 कम हो गई तो 7/10 बचेगी। बात क्लियर है, ठीक है। अब देखो इसका मतलब हम यहाँ पे लिख लें 10 और यहाँ लिख लें 7, ठीक है। अब उसने बात किसकी की है? एक सिलेंडर की बात की, एक बेलन की बात की। तो बेलन का एरिया क्या होता है? बेलन का एरिया तो एरिया होता है πr², यही तो होता है। अब देखो r², ये रेडियस ही तो है, जो रेडियस पहले ये थी फिर ये रेडियस हो गई, तो इसका मतलब इसका स्क्वायर करेंगे हम लोग यहाँ पर। अब यहाँ पर इसका स्क्वायर कर लेते हैं, तो यहाँ इसका स्क्वायर करेंगे, इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर किया, तो ये आ गया अपने पास कितना? 100 और ये आ गया हमारे पास 49। बात सही है। अब देखो 100 से 49 हो जाती है। कह रहा है कि अब देखो ये तो रेडियस हो गई, अब जो भी आएगी h आएगी, क्यों? πr² h होता है ना आयतन, ठीक है, πr² h होता है। तो अब जो भी वैल्यू आएगी वो h की आएगी। कह रहा है कि आयतन समान रहे, तो 100 से 49 हो गई, तो फिर हम क्या करें? ऐसे फिर से 100 कर देंगे तो बात बराबर हो जाएगी अपनी, ठीक है। तो यहाँ कितनी बढ़ानी चाहिए हमें? तो आप कहेंगे जी 51 बढ़ानी चाहिए। किस पर? 49 पर, इंटू में 100। बात सही है। इसको जैसे ही हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने के बाद अपना आएगा कितना? 104.08%। बात सही है। एक करने का तरीका ये हो गया कि आप
पूरा कैलकुलेट करके देखेंगे, या फिर मैं आपको ऐसे ही बताऊँ, अगर आप जल्दी में करना चाहते हैं तो जैसे 49 है, 49 को हम चाहें तो 51 मान सकते हैं। मानने के लिए बात बोल रहा हूँ मैं आपसे कि मान लो इसको कि 51 है, इससे काटेंगे तो जो भी होगा आंसर 100 के अप्रॉक्स में आएगा। अगर आपके ऑप्शन दूर दूर हैं तो ये तरीका बहुत बेस्ट है, ठीक है। लेकिन अगर ऑप्शन क्लोज हो जाते हैं फिर तो आपको पूरा कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि 100 के नज़दीक आएगा, हमने क्या किया है, नीचे वाली संख्या को बढ़ाया है, तो जो कटने के बाद आएगी वो भी 100 से बड़ी आएगी। तो 100 से बड़ी क्या थी, हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था जो 100 के नज़दीक और 100 से बड़ा था। तो आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, बाद बाकी कैलकुलेशन करने का तरीका तो आपके पास है ही, आपका बेसिक तरीका, ठीक है। तो ये रही बात अपने पास क्वेश्चन नंबर 2 की। बाद बाकी वीडियो को आप बता सकते हो कि क्लास आपको कैसी लग रही है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलते हैं, बाद बाकी साथ के साथ ये भी बता सकते हैं आपकी कौन सा पेपर करना चाहिए हमें अगला। कमेंट बॉक्स में आप लोग जो बताओगे उसी पेपर को देख लेंगे हम। जुलाई मंथ के ही बताना, ऐसा नहीं कि कोई सा पेपर भी बताने लग जाओ, मेरे पास हो ही ना वो पेपर। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। एक ट्रेन एक स्थान P से सुबह 11 बजे, 11:30 बजे चलती है, 11:30 बजे चलना स्टार्ट करती है, ठीक है। उसी दिन 9 बजे दूसरे स्थान P से चलती है और Q पर पहुंचती है, और 9 बजे पहुंचती है, ठीक है, 9 बजे पहुंचती है। और जो इसकी स्पीड है वो कितनी है, 92 किलोमीटर पर आवर रहेगी। तो ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी, डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, स्पीड इनटू में टाइम। तो अब देखो स्पीड तो उसने हमें दे दी कि स्पीड कितनी है, 92 किलोमीटर पर आवर। टाइम और देख लेते हैं, टाइम देखो 11 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक, 11 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक। तो आप ऐसे कैलकुलेट करो कि 11 से 11 तो 12 घंटे हो जाते, लेकिन ये पहले ही 9 बजे ही रुक गया या 9 बजे ही पहुंच गया। तो इसका मतलब कितना हो गया आपका, 2.5 घंटे इसमें से माइनस कर दो भाई, आधा घंटा तो ये रहा, 2 घंटे पहले और, तो इसका मतलब 9.5 घंटे में ये पहुंच गया। तो मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसकी किसके साथ, 9.5 के साथ, 9.5 के साथ इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। और मल्टीप्लाई जैसे ही करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 1874 40। अरे दशमलव है तो पीछे से एक अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, दशमलव के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो ये यहाँ से हट भी जाएगा, ठीक है। तो आंसर जो होगा यही आपका आंसर आ जाएगा। साधारण ब्याज की योजना में निवेश करने पर 8500 रुपये की राशि 20,500 हो जाती है यदि ब्याज की वार्षिक दर और वर्षों की संख्या जिनके लिए राशि निवेश की गई है संख्यात्मक रूप से समान हो। तो वार्षिक ब्याज की दर क्या है, 2 दशमलव के स्थान तक बताना है आपको। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन इन्होंने पूछा गया आपसे, ठीक है। कैसे, देखो मैं बताता हूँ, पहले खुद से करने की कोशिश कर सकते हैं आप लोग इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, यहाँ से उसने उधार कितना दिया था, उधार जो दिए थे पैसे वो दिए थे आपके 85 रुपये। तो इसका मतलब पी की वैल्यू अगर मैं कहूँ आपसे तो प्रिंसिपल कितना हो गया, 8500 रुपये प्रिंसिपल हो गया, बात सही है। लेकिन कोई धनराशि हो जाती है, मैंने आप लोगों को क्या कहा है कि कोई धनराशि हो जाती है तो इसका मतलब है कि वो अमाउंट है, और अमाउंट किससे मिलकर बनता है, प्रिंसिपल प्लस एसआई से। किससे, प्रिंसिपल प्लस एसआई से। तो ये कितने हो गए, 20,500 हो गई, 20,500। अब ये चीज़ बताना आप लोग, इसमें से अगर मैं प्रिंसिपल माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या ब्याज नहीं आ जाएगा, ठीक है। इसमें से अगर हम पी की वैल्यू माइनस कर दें, पी से पी कट गया तो ऐसा ही बचेगा, तो ऐसा ही कितना बचेगा, यहाँ से निकाल देंगे हम 8,500। तो आप लोग कहेंगे जो एसआई की वैल्यू है अपने पास वो आ गई कितनी, 12,000 रुपये। एसआई की वैल्यू आ गई कितनी, 12,000। बताओ इतनी बात क्लियर है। तो एसआई की वैल्यू हमने निकाल ली, पी की वैल्यू अपने पास है। क्वेश्चन में कहा है कि जो रेट है उतना ही टाइम है, मतलब कि मान के चलो अगर 10% के लिए 10% पे पैसा दिया गया है तो 10 साल के लिए पैसा दिया है। इनका दोनों का संख्यात्मक मान क्या है, बराबर है, ये क्वेश्चन में बोला गया है। बात सही है, ठीक है जी। तो अब क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला लगा लेते हैं। आप जैसे मान के चलिए रेट निकाल रहे हैं आप लोग, ठीक है, आर निकाल रहे हैं, रेट निकाल रहे हैं। तो रेट निकालने का मतलब क्या हो गया, एसआई इंटू में 100 और अपॉन में कितना, प्रिंसिपल इंटू टाइम, यही रखेंगे आप, ठीक है। तो एसआई की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, तो आप लोग कहोगे जी 12,000 आ गई, ठीक है। एक काम करो, इसको वहाँ ना लिख के यहीं लिखो, फॉर्मूला तो मैंने आपको बता ही दिया है, बाद बाकी इस चीज़ को याद रख लो। 12,000 की मल्टीप्लाई 100, एसआई इंटू 100
और प्रिंसिपल की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 8500। अब देखो यहाँ टी लिखेंगे, हम टाइम लिखेंगे ना, लेकिन टी और आर की वैल्यू बराबर है तो यहाँ आर लिख लें। अब जब यहाँ आर लिखेंगे तो आर इधर चला जाएगा, तो आर आर मल्टीप्लाई होगा तो आर स्क्वायर बन जाएगा। क्या बात सही है? तो यहाँ से ये हट ही गया, हमने आर स्क्वायर निकाल दिया। अब ये स्क्वायर जैसे हटेगा तो यहाँ पूरे पे अंडर रूट चढ़ जाएगा। बोलो हाँ, बात क्लियर है ना? जैसे आ गई हमारे पास, देखो 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो गए। अब जो बचेगा, अब इसको काट लेते हैं, चलो काट ही लो स्क्वायर। 5 एकम 5, 5 7 35, और इसको काटेंगे 12,000 ही आएगा ना। हाँ ठीक है, चलो इसको भी हटाई दो फिलहाल के लिए यार। 12 से काटेंगे, 12 से क्यों 5 से काटेंगे ना, तो 24 हो गया, ये हो गया 2400। तो आपके पास जो वैल्यू निकल के आई है वो आई है 2400/17। 2400/17। अब देखो ये किसी का भी रूट की वैल्यू नहीं है, परफेक्ट अंडर रूट नहीं है, तो हमने इसको मान लिया 2500। हमने इसको माना 2500, इसका मतलब 2500 किसका 50 का, हमने अप्रोक्स लेके चल रहे हैं। 17 है, 17 को हमने मान लिया किसका 4 का। ठीक है, इसको काटेंगे तो हमारे पास जो आंसर निकल के आएगा वो 12.5 आएगा, 12.5% आएगा। बात सही है, लेकिन आंसर 12.5 नहीं होगा। क्यों? हमने अप्रोक्स की वैल्यू मानी है। देखो 2400 था, 2400 को हमने संख्या बड़ी कर ली ना, तो जो संख्या आएगी वो बड़ी हुई संख्या आएगी। तो जो भी आंसर रहा होगा आपका 12.5 से कम होगा। आपका आंसर जो भी होगा 12.5 से कम होगा। अब आ जाओ ऑप्शन की ओर, देखते हैं कि ऑप्शन में 12.5 से कम कौन सा है। तो देखो 12.5 से कम अगर देखोगे तो पहला ऑप्शन है आपका 12.77। ये तो ज़्यादा हो रहा है, ये आंसर नहीं हो सकता। 150% तो नहीं हो सकता, और 150% किस दूसरे तरीके से नहीं हो सकता। देखो जो भी रहा होगा ये रूट की वैल्यू रही होगी, इसका मतलब 225 00 भाई, ये तो परफेक्ट रूट की वैल्यू बनती, और हमारे पास तो परफेक्ट रूट की वैल्यू बनी नहीं, तो इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता। और दूसरी बात, ये वैसे भी क्लियर कट दिख रहा है कि 150 कैसे आ जाएगा। 12.5 और 150 में तो बहुत अंतर है। बात समझ पाए क्या? इसी प्रकार से 120 भी नहीं हो सकता। 120 और 12.5 में बहुत अंतर है। मैंने कहा 12.5 के नज़दीक होगा, तो 12.5 के नज़दीक और इससे कम सिर्फ एक ही ऑप्शन होता है, 11.88%। और मेरे हिसाब से दिस इज़ द बेस्ट वे ऑफ सॉल्व दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को करने का सबसे सही तरीका यही है। अदरवाइज अगर हम वैल्यू को निकालने लग गए तो सिर्फ वैल्यू ही निकलेगी, पेपर तो शायद ही निकले। बात समझ रहे हो? टाइम ले जाएगा भाई मेरे हिसाब से बहुत। कि आय का संबंधित अनुपात कितना है? 7:3 है, और QR का कितना हैगा? 3:8 है। यदि P की आय 1/7 भाग R की आय का 1/4 भाग से 15,000 कम है, तो Q की आय क्या है? चलिए ठीक है, ये रही बात अपने पास क्वेश्चन नंबर 5 की। PQR आपको साफ साफ दिख रहा है। P इसकी दे रखी वैल्यू 3, इसकी वैल्यू दे रखी है 7, और 7, 3 और 8 दे रखी है। ठीक है, अनुपात में दे रखी है। देखो Q को उसने 2 बार 3 बोला है, तो Q की वैल्यू तो फिक्स हो गई कि Q की वैल्यू 3 ही होगी। अब ऐसे में सोचने लगना कि 3 3 3 और ऐसे 3, आंसर तो ऐसे भी वही आएगा। देखो 7 × 21, 3 × 9, 8 × 24। लेकिन जब बीच की वैल्यू आपको सिमिलर दे रखी है तो आप बराबर करने का कोई मतलब ही नहीं होता। 3 × 7 = 21, 3 × 9 = 3 × 8 = 24। तो क्यों अपने तरीके को तुम ज़्यादा बड़ा करोगे, है ना? तो यहाँ से हमने डायरेक्ट निकाल लिया किसका? PQR की। अब देखो इसका डिफरेंस दे रखा है, किसका? Q और R का डिफरेंस दे रखा है हमें कितना? QR का डिफरेंस दे रखा है 1। 1 की वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन में? 15,000। ठीक है, 3 की वैल्यू पूछिए, Q की वैल्यू पूछिए, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो 45,000। इट विल बी योर आंसर। बोलो हाँ कि हमें समझ आया। ऑप्शन में है, ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। तो ये रही बात अपने पास क्वेश्चन नंबर 5 की, और चलेंगे 6 की ओर। चलते हैं, क्या कहता है 6। सुरेश है 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 6 मिनट देरी से अपने स्कूल पहुंचता है। यदि 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है तो निर्धारित समय से 5 मिनट पहले पहुंचता है। यदि उसके प्रारंभिक बिंदु से उसके विद्यालय के बीच की दूरी पूछी है। ठीक है, डिस्टेंस पूछा गया। देखो इसको करने के 2 तरीके बताता हूँ मैं आप लोगों को। पहला तरीका कि आपने देखा कि स्पीड, ठीक है, डिस्टेंस कांस्टेंट है, जाता अपने स्कूल ही है। जब डिस्टेंस कांस्टेंट है तो जो स्पीड का रेशो है उसका अपोजिट टाइम का रेशो हो जाता है। ठीक है, तो ये कहें बात 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और ये बात रही आपकी 12 किलोमीटर प्रति घंटा की। अगर हम टाइम की बात करेंगे तो ये हो गया 6 और ये हो गया 5। 6 और 5 हो गया। ठीक है, अब एक चीज़ बताना आप लोग, इसमें कह रहा है कि 6 मिनट तो पहले पहुंच रहा है।
6 मिनट पहले, 6 मिनट पहले ना, 6 मिनट देरी से पहुंचता था। पहले 6 मिनट, अगर आप कहीं जाते हो 6 मिनट देरी से पहुंच रहे हो, फिर आपने अपनी स्पीड बढ़ा दी तो आप 5 मिनट पहले और पहुंच गए, 5 मिनट पहले और पहुंच गए। तो इसका मतलब आपने टोटल जो कवर किए हैं वो 11 मिनट कवर किए हैं। क्या मेरी बात समझ आई? भाई आप कहीं जाते थे, आप 6 मिनट लेट हो जाते थे, ठीक है, अब 5 मिनट पहले और पहुंच गए, तो इसका मतलब टोटल तो आप 11 मिनट जल्दी पहुंचे हो, ठीक है। जिस स्पीड से पहले चलते थे उस स्पीड से ना चल के दूसरी स्पीड से जब आप गए हो तो आपने टोटल 11 मिनट कवर किए हैं। बात सही है। तो यहाँ से हम देखेंगे कि कितना, 1 मिनट कवर किया है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, 11 आ गई। इसको यहाँ ना लिख के यहाँ लिख लो कि 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 11 मिनट आ गई। बात सही है। अगर बात करें तो इस हिसाब से लगते थे कितने, 66 मिनट लगते थे, ठीक है। और इसके हिसाब से लगते थे कितने, 11 पंजे 55 मिनट, ठीक है। हमने 11 की मल्टीप्लाई कर दी ना, 55 मिनट। बात सही है। तो ये दोनों निकल करके आ गया। हमसे पूछा क्या गया, हमसे डिस्टेंस पूछा, तो डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करते हैं, स्पीड की मल्टीप्लाई टाइम से कर देते हैं, डिस्टेंस निकल जाएगा। तो स्पीड हमारे पास कितनी है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और टाइम कितना है, 66 अपॉन में, देखो 66 अपॉन में 60 आएगा, क्यों, मिनट को घंटे में कन्वर्ट कर लिया, 0 से 0 काटा, इससे काटा, तो 11 किलोमीटर आप लोगों का डिस्टेंस निकल करके आ गया। अब देखो, आप चाहो तो इसको ले सकते हो, आप चाहो तो इस टाइम को भी ले सकते हो, इससे भी आंसर एकदम ठीक आएगा। 55 की मल्टीप्लाई 12 से करना, ठीक है, और घंटे में कन्वर्ट कर देना, हो जाएगा। बस ये एक तरीका तो आप लोगों का ये हो गया। दूसरा तरीका क्या हो सकता है इसको करने का, बताता हूँ मैं आप लोगों को। कभी भी आपसे देरी और जल्दी वाले क्वेश्चन पूछे, पहले और देरी वाले अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है तो आप कैसे करेंगे, चालों का गुणनफल अपॉन में चालों का अंतर। देखो मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। चालों का गुणनफल मतलब कि स्पीड का मल्टीप्लाई अपॉन में स्पीड का डिफरेंस इनटू में टाइम। देखो स्पीड कितनी थी अपने पास, स्पीड थी 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 12 किलोमीटर प्रति घंटा। स्पीड का डिफरेंस कितना है, 2 आ गया। टाइम कितना कवर किया टोटल, 11 मिनट। मिनट को घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो 60 आ जाएगा, है ना। 12 पंजे 60, 5 दूनी 10, 2 से 2 काटा, ये आ गया आपके पास 11। आप ऐसे भी कर सकते थे, 11 किलोमीटर डिस्टेंस पूछा था, ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो ये रही बात। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है कि आर और एस के बीच की दूरी कितनी दे रखी है आपको, 1296 किलोमीटर दे रखी है। एक एक्सप्रेस ट्रेन आर से सुबह 10 बजे निकलती है और 144 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से सफर तय करती है। ट्रेन 2 घंटे 25 मिनट के लिए रुकती है। ट्रेन किस समय पहुंचेगी, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डिस्टेंस कितना दिया हुआ है हमें, 1296। तो डिस्टेंस हमें दे रखा है 1296 और हमें स्पीड दे रखी है। स्पीड कितनी दे रखी है हमें, स्पीड दे रखी है 144। देखो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, तो पता चल जाएगा हमें कि कितने टाइम में ट्रेन ने ये डिस्टेंस कवर किया। काट लें इसको, 12 12 144 होता है, 12 कम 12 12 अट्ठे 96, 12 निम्न 108। तो इसका मतलब ट्रेन जो है अगर कहीं नहीं रुकती तो 9 घंटे में पहुंच जाती, लेकिन वो तो रुकी है कितना, 2 घंटे 25 मिनट। तो पहुंची किस समय होगी, 11 घंटे 25 मिनट में पहुंची होगी। बात सही है। अगर ट्रेन किस टाइम चली थी, 10 बजे चली है, 10 बजे से 11 घंटे 25 मिनट इसमें ऐड कर दें अगर हम, तो कितना बच जाएंगे। अब देखो आप 10 में ना सीधा 12 ऐड कर दो, 10 में 12 घंटे ऐड करेंगे तो 10 बच जाएंगे। लेकिन ये पहुंची किस टाइम है, मतलब अपने 11 घंटे 25 मिनट में पहुंची है। तो इसका मतलब आप इसमें से कम करने पड़ेंगे ना आपको, कितना, 11 घंटे 25 मिनट के लिए कितना बच जाएगा आपका, 9:25 हो जाएगा। समझ पाए ना मेरी बात भाई, 11 घंटे 25 मिनट पूरे 12 घंटे हो गए, 12 में से थोड़ा कम होगा तो कितना, 9:25 हो जाएगा, टाइम निकल के आ जाएगा अपना। बात क्लियर है। तो मेरे हिसाब से आसानी से समझ आ गया होगा। ये बात रही अपने पास क्वेश्चन नंबर 7 की, ठीक है। चलिए हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। आप कह रहा है कि एक व्यक्ति 4 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर 7% वार्षिक दर से 55,000 रुपये उधार लेता है। वह तुरंत इसे 4 साल के लिए साधारण ब्याज पर 9% वार्षिक दर से दूसरे व्यक्ति को उधार देता है। तो वर्ष लाभ का मूल्य क्या है, प्रति वर्ष लाभ का मूल्य क्या है, ठीक है। देखो 1 वर्ष के लाभ का मूल्य पूछा है इसने। देखो
उसने 7% पे तो पैसा लिया, 9% पर आगे दे दिया, यहाँ पर भी 4 वर्ष, यहाँ पर भी 4 वर्ष के लिए पैसा लिया था उसने, ठीक है ना, 4 वर्ष, इसको लिख लो। तो एक चीज़ बताना, उसे जो प्रॉफिट होगा वो सिर्फ 2% का ही तो प्रॉफिट होगा, बताओ, बात तो सही है। किस पर? 55,000 पर। तो 55,000 का 2% निकाल लें क्या हम? 55,000 का 2% कितना हो जाएगा हमारे पास? 55 दूनी कितना? 1100। 55 दूनी 1100, 1100 आ गया हमारे पास निकल करके। तो ये बात रही अपने पास किसकी? इसके प्रॉफिट की। अब देखो इसको ऐसे नहीं करना, तो जो इसका प्रॉफिट है वो कितना आ जाएगा? 1100 रुपये। अब इसको ये मत करने लगना कि पहले 7% से 4 वर्ष का CI निकालेंगे और फिर 9% से 4 वर्ष का CI निकालेंगे। देखो डिफरेंस इतना ही आना है, ठीक है, लेकिन क्यों कैलकुलेटिव करोगे बेवजह? सीधा निकालो, 2% का प्रॉफिट है, 5500 का 2% हमारे पास निकल करके आ जाएगा। तो ये रही बात अपने पास कौन सी? क्वेश्चन नंबर 8 की। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर और देख लेते हैं कि क्या दिया गया अपने को। अरे भाई कहाँ चले गए? हाँ देखो क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है एक धातु के ठोस गोले की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है। यदि इसे पिघलाकर 1.5 सेंटीमीटर वाले छोटे ठोस गोले बनाए जाते हैं तो ऐसे कितने गोले बनेंगे? चलिए ठीक है, तो देखो अगर हम बात करते हैं गोले की त्रिज्या की, देखो हम आयतन की बात कर रहे हैं, देखो बड़े वाले सर्कल की बात कर रहे हैं, बड़े वाले गोले की बात करें तो 4/3 पाई आर क्यूब बनेगा। छोटे वाले गोले बन रहे हैं कितने? 4/3 पाई आर क्यूब बन रहा है। तो देखो ये 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब तो कैंसिल आउट ही हो जाएगा। हमारे पास बड़े वाले का बचा है कितना? 9 मल्टीप्लाई 9, ठीक है, अपॉन में 1.5 की मल्टीप्लाई 1.5 की मल्टीप्लाई 1.5 की मल्टीप्लाई, क्योंकि इसकी रेडियस ये है, ठीक है। देखो दशमलव जब हटेगा तो एक अंक हैगा तो एक 0 बढ़ जाएगा, यहाँ से भी दशमलव हटेगा, एक 0 बढ़ गया, यहाँ से भी दशमलव हटा, एक 0 बढ़ गया। तो 15 छिक 90, 15 छिक 90 और 15 छिक 90, 6 छिक 36 छिक 216। तो नंबर ऑफ गोले जो भी थे अपने कितने आ जाएंगे? 216 आप लोगों का आंसर हो जाएगा, है ना। सही से लिख लो, कभी दिखे ही ना, 216, ठीक है। तो ये रही बात अपने पास क्वेश्चन नंबर 9 की। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया गया है। दिख रहा होगा आप लोगों को स्क्रीन पर, करने की कोशिश करो। कह रहा है रोहन ने एक शोरूम से एक नई घड़ी खरीदी और इसे 1 वर्ष के बाद 30% के लाभ पर श्याम को बेच दिया। श्याम ने उस घड़ी को सुमित को 40% के हानि पर बेच दिया। यदि सुमित ने इस घड़ी को 60,840 रुपये में भुगतान किया तो रोहन ने घड़ी को किस कीमत पर खरीदा था? ठीक है, तो देखो हमने माना कि रोहन ने 100 रुपये की घड़ी खरीदी थी, हमने ऐसा मान लिया, जब नहीं दिया तो कुछ भी मान लेते हैं हम, ठीक है। 100 मान लो, नहीं मानना तो लो x मान लो, किसी को अच्छा लगता है तो x मानना, ठीक है। 30% के लाभ पर बेचा, मतलब कि 130 पर बेचा, 130/100, ठीक है। परसेंट का साइन हट रहा है इसलिए नीचे 100 आ रहा है। आगे चलते हैं और फिर कहता है कि 40% की हानि पर बेच दिया, इसने सुमित को बेची 40% की हानि। तो देखो 100 पर ही बढ़ाएंगे, 100 पर ही कम करेंगे। 40% की हानि का मतलब होता है 60/100, ठीक है। और सुमित ने इस घड़ी के लिए कितना भुगतान किया? तो बराबर की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास कितनी? 60,840। अब हमें इसकी वैल्यू पूछी गई थी तो इसकी वैल्यू निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 0 से 0, 0 से 0, 13 चौक 52 होता है, 13 6 78 होता है, कट गया। अब इसको और काट लेते हैं जल्दी से। ये बचा हमारे पास 6 7 42, 6 7 42, 6 6 48, ठीक है। तो 0 1 ये तक क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x की वैल्यू हमने निकाल ली, कितनी आ गई? 7800। तो यही आप लोगों का आंसर हो जाएगा। बात क्लियर है ना। तो ये बात रही है अपने पास क्वेश्चन नंबर 10 की। चलते हैं 11 की ओर। 11 में कहता है कि P अकेला किसी टैंक को 15 घंटे में भर सकता है, Q लगभग उसी टैंक को 45 घंटे में भर सकता है, R अकेला उसी टैंक को 22.5 घंटे में खाली कर सकता है, ठीक है। तीनों टैंक मिलकर उसी टैंक को कितने घंटे में, कितने समय लगेगा क्या करने में, भरने में, ठीक है। आ जाओ, तो क्वेश्चन नंबर रही बात 11 की। तो P की बात करते हैं तो P भरता है 15 घंटे में। अगर Q की बात करें तो Q इसे 45 घंटे में खाली करता है, ठीक है। और अगर R की बात करेंगे तो 22.5 घंटे आ जाएगा, ठीक है। इनका एलसीएम लेंगे तो वही आपके पास टोटल वर्क होगा। तो एलसीएम कितना हो जाएगा? देखो 22.5 है ना, 22.5 45 और तो इससे कटने वाली सबसे छोटी संख्या जो होगी वो होगी 90। इनका एलसीएम हमने 90 ले लिया, ठीक है ना।
इससे काटेंगे तो ये जाएगा 6 बार, इससे काटेंगे तो जाएगा 4 बार, और इससे काटेंगे तो ये जाएगा कितनी बार? अच्छा, इससे 45 दूनी 90, हाँ ठीक तो है, 4 ही तो जाएगा। और इससे काटेंगे तो कितना जाएगा आपका? 8 बार जाएगा ये। बात सही है? 44 हो गया ना, 44 क्यों 45, 45 दूनी 90, ये 4 बार जाएगा ना, ये 4 बार जाएगा और ये जाएगा 2 बार। ठीक है, तो इनकी एफिशिएंसी निकल कर क्या आ गई? ये 6 भाग भरेगा, ये 2 भाग भरेगा, ये 4 भाग खाली करेगा। ठीक है, तो देख लेते हैं। टोटल वर्क हमारे पास 90 है। 4 और 2 6, 8, 6 और 2 8, 8 में से 4 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा कितना? 4। भाई हम 6 + 2 भर रहे हैं और ये खाली कर रहा है, तो माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना बचा? 4 ही तो बचा। इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा? इसको काटेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 22.5। भाई 45/2, 45/2 मतलब कि 22.5 किस हिसाब से दे रखा है? बिल्कुल 22.5 घंटे आपका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। तो ये रही बात अपने पास क्वेश्चन नंबर 11 की। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की और देखते हैं कि क्या दिया गया है 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि एक घनाभ की लंबाई इसकी चौड़ाई की 5 गुना है। एक घनाभ की लंबाई जो है, घनाभ की लंबाई उसकी चौड़ाई की 5 गुना है। तो इसको आप x मान लो, इसको आप 5x मान लो। ठीक है, और घनाभ की ऊंचाई इसकी चौड़ाई की 4 गुना है। तो घनाभ की जो ऊंचाई है इसकी चौड़ाई की कितना है? 4 गुना है। तो इसको अपने कितना माना? 4 गुना, क्योंकि इसकी 4 गुना है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन में आगे क्या कहा गया है कि घनाभ की चौड़ाई, अब घनाभ की चौड़ाई दे दी आपको, घनाभ की चौड़ाई 8 दे दी, तो ये हो गई कितनी? 40, और ये हो गई 32। इसका 5 गुना और इसका 4 गुना, कोई दिक्कत नहीं है। घनाभ की चौड़ाई, तो घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, तो टोटल सरफेस एरिया पूछा है। तो एक क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? तो ये होता है TSA ऑफ क्यूबॉइड। ये होता है 2LB + BH + HL। बात सही है, तो कर लेते हैं। 2 की वैल्यू पुट कर देते हैं, 2LB, LB की वैल्यू हमारे पास कितनी है? लंबाई चौड़ाई। ठीक है, 40 × 8 हो गया, प्लस BH की वैल्यू कितनी है? इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और HL की मल्टीप्लाई इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 40 × 32। बात सही है। 8 चौक 32, ये बना 320 और ये बना 8 दूनी 16। इसको यहाँ लिख लेते हैं हम, है ना। 8 दूनी 16 बना, और 8 3 24, 24 1 25 बना 256, तो ये बन गया। और ये बनेगा 32 दूनी 64 दूनी 128, 1280 ये बना अपने पास। तो कैलकुलेट कर लेते हैं। ये बना 6, 8 2 10 5 15, 15 का 5, 3 2 5 और 2 7, 7 और 1 8, है ना। तो 1856 हो रहा है ये। 1856 × 2 और कर लो, ये वाले इस वाले × 2 की, तो ये हो जाएगा कितना? 6 दूनी 12, 5 दूनी 10 और 1 11, 18 दूनी 36, 36 और 1 37, 3712 हो जाएगा। तो यही आप लोगों का क्या आ जाएगा? TSA निकल कर क्या आ जाएगा? 3712। बात क्लियर है ना। तो ये रही बात अपने पास किसकी? क्वेश्चन नंबर 12 की। चलते हैं 13 की और देखते हैं कि 13 में हमें क्या दिया गया है। आ जाओ। 13 में कहता है, कह रहा है कि एक समलंब का चतुर्भुज की 2 समांतर भुजाएं दे रखी हैं आपको 100 और 150 सेंटीमीटर। यदि समांतर भुजाओं के बीच की दूरी दे रखी है आपको 48 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल। तो देखो समलंब या इंग्लिश में क्या है? ट्रेपेजियम का एरिया कैसे निकलता है? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है हाफ A1 + A2, A1 + A2 और इनटू में H। ठीक है, A1 और A2 क्या है? ये साइड्स हैं इसकी। ठीक है, तो हाफ A1 और A2 कितना आ जाएगा अपने पास? A1 और A2 आ गया 100 और 150। ठीक है, और इनटू में कितना आ गया? H की वैल्यू हमें दे रखी है 48। इसको इससे काट देंगे तो आ गया हमारे पास 24। ये हो रहा है हमारे पास कितना? 250। 250 की मल्टीप्लाई 24 के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा? 250 की मल्टीप्लाई 24 के साथ कर दो, 25 चौक 100, 25 दूनी 50, 50 और 10 60, 1 0 और आ गई 6000 है क्या ऐसा कुछ ऑप्शन में? बिल्कुल ठीक। ऑप्शन कौन सा होगा? बी आपका आंसर हो जाएगा। ये रही बात 13 की। 13 की बात होगी। चलते हैं 14 की और देखते हैं 14 में क्या दिया गया है। एक बार खुद से देखा करो पहले क्वेश्चन को, फिर उसके बाद सॉल्यूशन देखा करो। देखो 14 मैं नहीं करा रहा आप लोगों को, बेहद आसान लग रहा है मुझे। एक बार देख लो, दोनों संख्याओं का योग दे रखा है आपको।
उनका अंतर देखो, आप खुद बताना और इसका कमेंट बॉक्स में आप क्या करोगे, कमेंट करके इसका आंसर बताओगे। आसान सा क्वेश्चन है इसलिए नहीं करा रहा, ऐसे क्वेश्चन काफ़ी हमने कर लिए हैं। चलते हैं 15 की ओर और 15 देख लेते हैं। 42 है, हाँ 15 अच्छा क्वेश्चन है भाई साहब, 15 अच्छा है। अब तक नहीं पूछा DSSB ने ऐसा क्वेश्चन, अब तक इन द सेंस 2024 के हमने लगभग सारे पेपर कर लिए, अब तक ऐसा क्वेश्चन नहीं आया मेंसुरेशन से, तो अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। 4.2 सेंटीमीटर वाले त्रिज्या वाले 3 वृत्तों को इस प्रकार रखा गया है कि प्रत्येक वृत्त अन्य 2 वृत्त से स्पर्श करता है। ठीक है, तीनों वृत्त को घेरने वाले भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। आ जाओ, सबसे पहले डायग्राम बनाता हूं मैं इसका, है ना, कोशिश करता हूं, ध्यान देना एक बार। टेढ़ा मेढ़ा बन रहा है, बात बाकी आप समझने की कोशिश करना। तीनों जो ये वृत्त है ना, तीनों जो गोले हैं ये समान आकृति के हैं। ठीक है, जैसे यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई, इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं ना। अरे बड़ी गंदी ड्राइंग है भाई अपनी। चलिए ठीक है, ये समान आकृति के है, मैं बता रहा हूँ आपको फिर भी, है ना। देखो ये सेंटर है, मैंने इनका तीनों का सेंटर लिया है, बात सही है, तीनों का मैंने क्या लिया है, सेंटर लिया है। देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 4.2 है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी कितनी है, 4.2 है, क्योंकि उसने बोला एक सर्कल की रेडियस कितनी है, 4.2 है। ठीक है, अब देखो ये तीनों वृत्त आपस में टच कर रहे थे, हमने टच भी करवा दिए। उसने जो पूछा है इसका एरिया पूछा है, जो स्पेस बचा है ना इसका एरिया पूछा है आपसे क्वेश्चन में। तो 3 वृत्त तीनों आपस में टच कर रहे हैं, टच भी करवा दिए हमने, कोई दिक्कत नहीं है। देखो वैसे क्वेश्चन में जो बोला गया है, कह रहा है कि एक 2 से टच कर रहा है, तो इसका मतलब भी वही होता है, एक 2 से टच कर रहा है तो मतलब तीनों ही टच कर रहे हैं। ठीक है, अगर मैं इनकी रेडियस को आपस में मिला देता हूँ, अगर इनकी रेडियस को आपस में मिला देता हूँ तो आप लोगों को दिख रहा होगा कि क्या बन रहा है, यहाँ पर एक ट्राइंगल बन रहा है। और ट्राइंगल भी कौन सा, देखो ये 4.2 है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी कितनी है कि 4.2, रेडियस ही तो है, यहाँ से यहाँ तक रेडियस, यहाँ से यहाँ तक रेडियस। तो पूरी जो भुजा है हमारे पास, एक ट्राइंगल की पूरी भुजा बन रही है अपनी कितनी, 4.2, तो मतलब 8.4 बन रही है, 8.4। अब यहाँ से भी देखोगे तो 4.2 और यहाँ से भी देखोगे 4.2, तो ये भी बन गई कितनी, 8.4, ऊपर भी 8.4 बन रही है। तो इसका मतलब एक ट्राइंगल की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं तो वो कौन सा होता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है। कौन सा होता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल्स हिंदी में कहेंगे समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ समबाहु त्रिभुज अंडर 3/4 अंडर रूट और ए का स्क्वायर, अंडर रूट 3/4 और ए का स्क्वायर। ए क्या है, यहाँ पर भुजा है, तो देखो अंडर रूट 3/4। अगर मैं इस ट्राइंगल में से ये सर्कल माइनस कर दूंगा तो ये वाला एरिया निकल के आ जाएगा। तो हमने क्या किया, ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, 8.4। माइनस करेंगे, माइनस कैसे करेंगे, अब देखो यहाँ पर माइनस करने के लिए हमारे पास क्या है, सर्कल है, सर्कल को माइनस करेंगे। और सर्कल का क्या होता है, देखो मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, ट्राइंगल में से माइनस किया गया है हाफ पाई आर स्क्वायर। देखो पाई आर स्क्वायर तो आप समझते हो कि सर्कल का था, हाफ इसको क्यों कर दिया मैं आपको बताता हूँ। देखो एक ट्राइंगल है और ट्राइंगल भी कौन सा है, समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल का एक कोण कितने डिग्री का होता है, तो आप लोग कहेंगे 60 डिग्री का होता है। कितने का होता है, 60 डिग्री का। भाई टोटल ट्राइंगल कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है, 180 डिग्री का। तो इसने जो एरिया घेर रखा है इस सर्कल को, इस सर्कल को, इस सर्कल को, तो वो कितना है, टोटल 180 डिग्री है। जबकि पूरा सर्कल कितने का होता है, 360 डिग्री का होता है। तो इसका मतलब ये सिर्फ आधा हिस्सा ही तो है एक सर्कल का, तो इसलिए हमने क्या कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, किसको, सर्कल को। तो पाई आर स्क्वायर को 2 से भाग कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इसकी दूरी, इसका एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया कितना है। इन तीनों को घटा दो तो बचेगा क्या हमारे पास, सिर्फ इसका एरिया बचेगा। मेरी बात आप लोगों को समझ आ रही है, नहीं आ रही, कमेंट बॉक्स में बताना जरूर, ठीक है। आ जाओ, तो यहाँ से कर दिया 22/7, 22/7। अब इसको थोड़ा सा हटाओ यहाँ से, 22/7 की मल्टीप्लाई करेंगे आर स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास कितनी हैगी, तो यह 4.2, बात सही है। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो आ जाएगा, देखो इसका भी अभी स्क्वायर करना है हमें, तो अंडर रूट 3/4 इंटू में 8.4 मल्टीप्लाई 8.4 माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 22/7 मल्टीप्लाई 4.2 और इंटू में 4.2 का स्क्वायर। इसको भी अभी यहाँ से हटा ही लो, बात सही है। तो देखो 7×6 0.6, 2 से घाटा तो 0.3 जा रहा है हमारे पास, और 4 दूनी 8, 4 एकम 4 गया, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो अब इससे, और बाकी यहाँ पर मल्टीप्लाई जो भी बचा हुआ है यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये जो आ जाएगा आपका 1764 अंडर रूट 3, 0.2 अंकों के बाद लगेगा, क्योंकि यहाँ दिख रहा है ना, पहले तो ये देखो, हाँ दिख रहा है, ठीक है। दशमलव जो लगेगा 2 अंकों के बाद हमने लगा दिया है,
माइनस माइनस करके यहाँ पर जो आएगा आपका कितना आ जाएगा 2772। यहाँ पर भी 2 अंकों के बाद दशमलव रख जाएगा, ये हो गया। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन था, ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि कैसा लग रहा है आपको, समझ आया नहीं आया, क्या है हिसाब किताब। ठीक है, मेरे हिसाब से मैंने अपनी तरफ से पूरे समझाने की कोशिश की है। आधा क्यों किया मैंने बता दिया आपको, क्योंकि 60 डिग्री का है। तो ये रही बात अपने पास क्वेश्चन नंबर 15 की। तो बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की। देखो, राम और मोहन की आय का अनुपात। देखो, क्वेश्चन नंबर 16 भी मैं आप लोगों को दे रहा हूँ होमवर्क में, आप लोग करके इसका आंसर बताना है ना। तो क्वेश्चन नंबर 17 भी, 17 ही 16 भी आप लोगों को होमवर्क में है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर बताना क्या होगा। हम बात करेंगे 17 की अब। ठीक है, 17 और 18 थोड़े ठीक क्वेश्चन है, ध्यान देना। देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया है, कह रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको 486 सेंटीमीटर वर्ग स्क्वायर दे रखा है। ठीक है, इसकी भुजाओं का अनुपात 27, 36 और 35 का अनुपात दे रखा है। त्रिभुज का परिमाप क्या है, पेरीमीटर पूछा है आपसे। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर एक, चलो ट्रायंगल तो बनाने की वैसे आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सीधा डायरेक्ट देख लो। देखो, हम सबसे पहले क्या करेंगे, 27, 36 और कितना है आपके पास 45। यहाँ से हम क्या निकालेंगे, यहाँ से हम ये चीज़ निकालेंगे, ज़्यादा उधर हो गया क्या। देखो 27, 36, 45, 27, 36 और 45, 27, 36, 45, ये हमारे पास क्या है, इसकी भुजाएं हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि ये ट्राइंगल कौन सा है, ये ट्राइंगल कौन सा है। अब देखो सारी संख्याएं किससे कट रही है, 9 से कट रही है। तो 9 3 27, 9 चौक 36 और 9 पंजे 45। तो देखो 3 4 5 ट्रिपलेट बनता है, याद है क्या आप लोगों को, राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल का क्या है, ट्रिपलेट है, मतलब कि ये भुजा 3 है, ये भुजा 4 है, तो हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये राइट एंगल ट्राइंगल है। कौन सा है ये, राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया कैसे निकलता है, हाफ बेस इंटू हाइट कर देंगे तो एरिया निकल जाएगा। चलो तो ठीक है, आ जाओ, हाफ बेस इंटू हाइट, 27 मल्टीप्लाई कितना 36 और बराबर कितना दे रखा था इसने एरिया, क्वेश्चन में हमें एरिया दे रखा है। 1 मिनट भाई, कहाँ चले गए, अरे यार बड़ा दिक्कत करता है ये फ़ोन। 486 आ गया। ठीक है, बस इसको काट लो, 9 3 27 हो गया, 9 3 27, 9 पंजे 45, 9 चौक 36। ठीक है, 18 दूनी 36, 18 3 54। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 3 से 3 चला गया। तो इसका मतलब यहाँ तो पूरा पूरा कट गया, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू यही है, एक ही आ गई इनकी दोनों की वैल्यू कटने के बाद। तो इसका मतलब इसकी भुजा एक्चुअल में 27 ही थी, ये 36 ही थी और ये 45 ही थी। पेरीमीटर पूछा है, पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, सम ऑफ साइड। क्या होता है, सम ऑफ साइड, सम ऑफ साइड्स। तो ये जितनी भी भुजाएं इनको जोड़ लेते हैं आप, इनको जोड़ लो बस। तो कितना हो गया 27, तो 6 6 12 और 1 13, 13 और 5 कितना होता है 18। ठीक है, 5 4 9, 9 और 1 10, तो कितना आ जाएगा अपने पास 108 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि बात समझ आ गई होगी आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 18 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई सारे पेपरों में पूछा गया है ये। ठीक है, कई सारे एग्जामों में पूछा गया है। चलिए देख लेते हैं ये क्या पूछा है इसमें। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दिया गया है हम लोगों को, कह रहा है कि एक पार्टी में नीले और लाल रंग के कपड़े में लोग होते हैं। नीले रंग में पुरुष की संख्या लाल रंग में महिलाओं की संख्या से अनुपात 1:6 है। लाल रंग में पुरुष और नीले रंग में महिलाओं का अनुपात जो दे रखा है 3:2 दे रखा है। यदि नीले रंग में लोगों की संख्या लाल रंग में लोगों की संख्या का अनुपात 37-87 है, तो पुरुष की संख्या और महिलाओं की संख्या का अनुपात पूछा गया। पुरुष और महिलाओं की संख्या का अनुपात पूछा गया आप लोगों से। चलिए ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ लिख लेते हैं मेल, और ये ब्लू हो गया और ये हो गया रेड। बात सही है, देख पा रहे हो आप इतना ऊंचा, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ वुमेन की बात करें अब यहाँ पर, तो देखो ये मैन पहला 1 दे रखा है, और फिर उसके बाद जो मैन ब्लू पहनते हैं उसकी संख्या 1 है, जो वुमेन रेड पहनती है उसकी संख्या 6 है। तो यहाँ पर हमने 6 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। जो व्यक्ति या फिर जो पुरुष रेड पहनते हैं उसकी संख्या है कि कितना 3, और जो महिला ब्लू पहनती है उसकी संख्या है 2।
बात सही है। अब क्या करेंगे हम, इसको x माना, इसको x माना, इसको y माना, इसको y माना। अब आप लोग ये कहेंगे कि इसको x तो इसको भी x y मानते। आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए ना, नहीं आ रहा तो जरूरी आना चाहिए। देखो अगर हमने इसको x माना है तो पहला पुरुष है, ये पहली महिला है, ये दूसरा पुरुष है, ये दूसरी महिला है, तो ये x x, ये y y। बात समझ गए ना, ऐसा क्यों लिया है हमने। चलिए ठीक है। अब देखो इसको अगर हम ऐड करते हैं तो x प्लस 2y हो रहा है। भाई 1x को x लिखेंगे, एक ही बात है कि, ठीक है, अपॉन में ये कितना हो रहा है हमारे पास। अगर इसमें से हम 3 कॉमन ले लें तो ठीक रहेगा ना। देखो 3 अगर कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, y प्लस 3 दूनी 6x। बात सही है, बराबर में 37 87। ठीक है। अब देखो इस 3 से इसको काट दो, इससे इसको काटोगे तो ये आ जाएगा यहाँ पर 29। बात समझ आ रही है ना, 29। तो ये 3 भी यहाँ से हट गया। बात के लिए हमने 3 इसमें से कॉमन लिया था, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। बात सही है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 29 दूनी 29 एकम 29 हो जाएगा, 29 का 29 ही आएगा यहाँ पर। 29 प्लस 29 दूनी 58 y आ गया, बराबर में 37 एकम 37 हो गया, 37 y हो गया, और प्लस 37 दूनी 74 x हो गया। बात सही है। इसमें से इसको माइनस करेंगे, अच्छा ये x है ना, इसको x करो। हाँ देखो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 18। अच्छा इसमें से इसको माइनस करेंगे ना, 29 में से 74 माइनस करेंगे, 74 माइनस होगा तो हमारे पास जो बचेगा, अगर x की बात करेंगे तो x बचेगा हमारे पास कितना, 45x बचेगा, 45। हमने 74 में से 29 घटाया है तो 45x बचेगा। अब इस y में से इस y को घटाएंगे उधर ले जाके, तो हमारे पास कितना बचेगा यहाँ पर, 58 में से 37 घटा दो तो 21y बचेगा। बात सही है। अब इसको काट लो, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, x 3 सत्ते 21। बात सही है ना। अब यहाँ से जो x और y की रेशो निकलेगा, देखो सामने वाला होता है x की वैल्यू 7 है और y की वैल्यू 15 है, तो हम यहाँ लिखेंगे x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू 15 आ गई। इतनी बात क्लियर है। अब हमने x और y की वैल्यू निकाल लिया, अब इसमें पुट कर देते हैं। देखो जहाँ x था वहाँ 7 किया हमने, यहाँ 7 से मल्टीप्लाई, यहाँ 7 से मल्टीप्लाई, और जहाँ y था वहाँ 15 से मल्टीप्लाई, यहाँ 15 से मल्टीप्लाई, और यहाँ पर भी 15 से मल्टीप्लाई। बात सही है। तो देखो ये बना हमारे पास 7, और ये बना हमारे पास 45, और ये बना हमारे पास 30, और ये बना हमारे पास 42। उसने पूछा कि टोटल आदमी कितने थे। टोटल आदमी की बात करेंगे तो 52 ये आ रहे हैं, और ये आ रहे हैं कितने, 72। इनका रेशो पूछा गया है, 52 और 72 का रेशो पूछा है आपसे क्वेश्चन में। ठीक है, तो किससे काटोगे, 4 से काट लो, 4 एकम 4, 4 3 12, 4 एकम 4, 4 8 32। तो आंसर कितना आ जाएगा अपने पास, 13:18 आप लोगों का आंसर आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था, कई एग्जामों में पूछा गया, तो उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा आप लोगों को। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। 19 में क्या कहता है, कह रहा है सी अकेला किसी काम को 24 दिन में कर सकता है। सी अकेला किसी काम को 24 दिन में कर सकता है, और डी अकेला 96 दिन में कर सकता है, डी 96 डेज में कर सकता है। उन्होंने एक साथ काम करना आरंभ किया, ठीक है, शुरू किया, लेकिन डी ने काम पूरा होने से 9 दिन पहले काम करने, एक मिनट, डी ने काम पूरा होने से 9 दिन पहले काम करने दिया। यहाँ पर थोड़ा सा ये एरर है, टाइपिंग एरर हैगा। 9 दिन पहले काम करना बंद कर दिया, यहाँ पर ये आएगा 9 दिन पहले काम करना बंद कर दिया। सभी कार्य कितने दिन में, एक बार मैं इंग्लिश में और चेक कर लूँ। सी अलोन अ कंप्लीट एन अ पीस ऑफ वर्क, डी अलोन अ कंप्लीट सेम ऑफ वर्क, दे वर्क टुगेदर, डी लेट द, हाँ थोड़ी सी दिक्कत है, ठीक है, तो इसको ठीक कर लेना। यहाँ पर आएगा 9 दिन पहले डी ने काम करना बंद कर दिया, ठीक है, 9 दिन पहले डी ने काम करना बंद कर दिया। तो सी का 24 हो गया, डी का 96 हो गया, दोनों का एलसीएम लेंगे तो टोटल वर्क काम मेरे पास कितना आ जाएगा, 96। तो 24 चौक 96, और 96 कम 96 आ गया आपके पास, ठीक है। तो देखो एक चीज़ देखना, दोनों एक साथ काम करते हैं, लेकिन डी ने 9 दिन पहले काम छोड़ दिया, तो इसका मतलब तो ये हो गया डी की एफिशिएंसी 1 है, 9 दिन पहले छोड़ करके जा रहा है, तो इसका मतलब डी अपना कितना वर्क छोड़ करके जा रहा है, डी अपना 9 भाग काम छोड़ करके जा रहा है। अगर हम क्या करते हैं, इसमें 9 भाग जोड़ देते हैं, 9 भाग जोड़ दिया तो हमारे पास आ गया कितना, टोटल वर्क निकल के आया कितना, 105 आ गया। देखो हमने इसका वर्क भी इसमें जोड़ दिया, और क्या करेंगे, अब डी से काम कराएंगे। डी का वर्क जोड़ने के बाद अगर डी से काम कराते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब ये आ जाएगा कितना, 4 और 1 5, 5 से इसको डिवाइड कर देते हैं तो 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 21 दिन में ये पूरा काम होगा। बात क्लियर है क्या।
बात रही क्वेश्चन नंबर 19 की, तो आंसर हो जाएगा आपका 21। ठीक है, और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 20 में हमें क्या दिया गया है। आसान क्वेश्चन है ये, मैंने पोस्ट किया था वैसे टेलीग्राम नहीं, यूट्यूब पर ही पोस्ट किया था ये क्वेश्चन। आप में से कईयों ने जवाब दिया था इसका। ठीक है, कह रहा है यदि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य, यदि विक्रय मूल्य का 10 गुना, विक्रय मूल्य मतलब कि एसपी का 10 गुना, का मतलब मल्टीप्लाई, कह रहा सीपी के 11 गुना के बराबर है, सीपी के 11 गुना के बराबर है, तो एसपी की वैल्यू जो आ रही है हमारे पास 11 आ रही है, सीपी की वैल्यू जो आ रही है 10 आ रही है। देखो आमने सामने की वैल्यू होती है ना, एसपी की वैल्यू होगी 11, सीपी की वैल्यू होगी कितनी 10, तो यहाँ पर प्रॉफिट कितने का हो रहा है, एक का प्रॉफिट किस पर, सीपी पर होता है प्रॉफिट, इनटू में 100, तो आपका आंसर आ जाएगा कितना 10%। तो ये 20 क्वेश्चन आप लोगों के कंप्लीट हो गया। बाद बाकी कमेंट में बताना आप लोगों को कौन सा पेपर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ यू।